फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, पहली बात तो नॉर्मन ई बोरलॉग ने इसे वर्ल्ड लेवल पे और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन ने इसका प्रचार प्रसार किया, इसको स्थापित किया। और बेसिकली ये था क्या कि इसमें डॉर्फ वेराइटीज़, गेहूं और चावल की या धान की जो छोटे कद वाली वेराइटीज़ को डेवलप किया गया, जिनको हाई यील्डिंग वेराइटीज़ भी कहते हैं। ये जल्दी मैच्योर हो जाती थी कम समय में और इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये इनकी यील्ड ज़्यादा थी। तो इससे 1960 के दशक में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सब्सटेंशियली बढ़ा हमारे देश में और एक क्रांति जैसा हुआ, इसीलिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति कहते हैं। तो देखिए, अलग अलग विद्वानों के दृष्टि में ग्रीन रिवॉल्यूशन का अलग अलग मतलब है। जैसे सम एक्सपर्ट यूज इट फॉर रेफरिंग टू अ ब्रॉड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस फूड शॉर्टेजेस। ठीक है, एक ब्रॉड ट्रांसफॉर्मेशन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हुआ, जिससे जो खाने की कमी थी या खाद्यान्न की कमी थी उसको एड्रेस किया गया। इसको कहा कुछ विद्वानों ने। अदर्स यूज इट व्हेन रेफरिंग टू द स्पेसिफिक प्लांट इम्प्रूवमेंट्स, नोटेबली द डेवलपमेंट ऑफ HYVs यानी हाई यील्डिंग वेराइटीज़। मतलब कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के डेवलपमेंट को कहा कुछ खास, जैसे कि गेहूं या धान में। Whatsoever the meaning of green revolution may be taken as, चाहे आप इसका जो भी मतलब लें, the adoption and diffusion of high yielding varieties of wheat and rice have been considered as a significant achievement as it offered great optimism। तो यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि 1960 से पहले हमारे देश को खाद्यान्न आयात करने पड़ते थे। कृषि की स्थिति बहुत ख़राब थी, कोई इनोवेशन नहीं हो रहा था। ब्रिटिश राज का समय था, तो वहाँ कोई खेती में नए विचार नहीं आए, इनोवेशन नहीं हुआ, केवल उत्पीड़न हुआ। तो हमारा देश बड़े खाद्यान्न संकट से गुजर रहा था और उस समय 1960 के दशक में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, जिससे एक नई होप जगी। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी मेरिट्स या अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस, मेज, व्हीट एंड बाजरा हैज़ इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली। तो देखिए, प्रोडक्शन यानी ओवरऑल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी यानी कि पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन, ये दोनों इन चार फसलों में काफ़ी बड़े पैमाने पे बढ़ गया और भारत खाद्यान्न के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो गया। तो डबल क्रॉप्ड एरिया जो था वो भी बढ़ गया और भारतीय कृषि का इंटेंसिफिकेशन बढ़ा। मतलब जो तीव्रीकरण जिसको हम कहेंगे कि मतलब तीव्रता बढ़ गई, मतलब सेम एरिया में अधिक प्रोडक्शन लिया जाने लगा। और जिन एरियाज़ में ये ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल रही, वहाँ किसान सब्सिस्टेंस से मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ मूव कर गए। मतलब पहले वो अपने जीने के लिए खेती करते थे, बाद में बेचने के लिए करने लगे। जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश और प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड, इन चार रीजन्स में हम देखें तो बहुत ज़्यादा असर रहा ग्रीन रिवॉल्यूशन का, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। ठीक है, अडॉप्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैज़ जनरेटेड मोर रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैव शॉर्टर लाइफ साइकिल, देयर बाई इनेबलिंग द फार्मर्स टू गो मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, ये भी क्लियर है कि ये शॉर्टर लाइफ होने से कई बार क्रॉपिंग कर लेते थे और उत्पादन बढ़ने के कारण जॉब्स बढ़ी। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ इंक्रीज्ड इनकम ऑफ फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर्स। ठीक है, एक सबका देखिए पूरा ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ गया तो सभी की इनकम कुछ ना कुछ बढ़ी ही। हालांकि बिग फार्मर्स की बहुत ज़्यादा बढ़ी और उस हिसाब से जो वर्कर्स थे उनकी उतनी नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी रूरल प्रॉस्पेरिटी ओवरऑल इंक्रीज़ हुई, ऐसा कहा जा सकता है।
कुछ अदर जो रिलेटेड एरियाज़ थे उनमें जॉब क्रिएशन हुआ, जैसे बायोलॉजिकल इनोवेशंस जिनमें कि नई हाई यील्डिंग वेराइटीज़ डेवलप की जाएं, फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ठीक है, सच एज शुगर इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश, एग्री मशीनरी इंडस्ट्री। तो इन सब चीज़ों में जॉब्स का क्रिएशन भी बढ़ा और ओवरऑल जीडीपी देश की बढ़ी इस कारण। अब देखिए, जो डीमेरिट्स या प्रॉब्लम हम बताएंगे, इससे पहले एक मोटे तौर पे समझिए कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के साथ दिक्कत ये है कि बाकी सब तो अच्छा है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक तो इनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो फर्टिलाइज़र इनको बार बार चाहिए। उसके बाद इनको सिंचाई की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो चाहिए। और दूसरे जो किसान, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं या जिनके पास जोत बहुत छोटी है, तो उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है कि पहले वो उतना इनपुट, मतलब उतना धन कहाँ से इस्तेमाल कर पाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो देखते हैं। तो डिप्लीशन ऑफ सॉयल, तो सॉयल लगातार ख़राब हुई क्योंकि मोनोकल्चर इससे बढ़ गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण। मतलब जहाँ पे धान हो रहा था वहाँ धान ही होता रहा, जहाँ गेहूँ हो रहा था वहाँ बार बार गेहूँ की फसलें ली गई, धान गेहूँ या शुगर की। तो इस तरह की जो धान गेहूँ और शुगर केन की फसलें लगातार लेने से एक मोनोकल्चर अपनाई गई, जिसके कारण सॉयल जो है ख़राब होती चली गई और क्रॉप रोटेशन नहीं हुआ। जैसे दलहन तिलहन का कम से कम उपयोग हुआ, मतलब कम से कम वो बोए गए और अधिक से अधिक जो है चावल और गेहूँ और शुगर केन बोए गए। तो इससे सॉयल लगातार डिप्लीट होती चली गई। अंडरग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीट हुई क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर से सिंचाई का काम लिया गया। और पंजाब जैसे एरिया में जहाँ धान बोई जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे अंडरग्राउंड वाटर की कितनी ज़्यादा हानि हुई होगी, क्योंकि पंजाब में वर्षा नहीं होती है, सेमी एरिड एरिया है। और पंजाब हरियाणा जैसी जगहों पे अंडरग्राउंड वाटर के सहारे अगर धान लगातार उत्पादन किया जा रहा है, तो आने वाले समय में ये एक बहुत बड़े संकट के तरफ हमको लेके जा रहा है। और एक्सेसिव यूज़ ऑफ एग्री केमिकल्स, ये अपने आप में एक अलग डिज़ास्टर्स के तरफ लेके जा रहे हैं, जिसमें फर्टिलाइज़र भी शामिल हैं और पेस्टिसाइड्स वगैरह भी शामिल हैं। तो इनके कारण कैंसर आदि की जो घटनाएं हैं वो लगातार प्लेन एरिया में बढ़ती जा रही हैं। साथ ही साथ ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो रहा है, पानी में ये तत्व आर्सेनिक वगैरह बढ़ रहा है। किसानों के बीच में इनकम डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है। जो बड़े किसान थे वो और ज़्यादा रिच से रिचर होते चले जा रहे हैं, जो छोटे किसान थे वो और ज़्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। इसका देखिए बेसिकली कारण ये है कि उनके पास, छोटे किसानों के पास उतना ज़्यादा इनपुट नहीं होता है, जो कैपिटल है उतनी नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से लोन लेते हैं, लोन लेकर फिर वो उसको एग्रीकल्चर में लगाते हैं, और कभी फसल ख़राब हो गई तो फिर वो लोन फिर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, फिर वो और ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं, तो गरीबी के चक्र से निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, इसी की तरह पोलराइजेशन ऑफ रूरल सोसाइटी भी हो रही है, तो ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मशीनरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि लेबर्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो या तो स्टेशनरी अब है या डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। ठीक है, तो और ज़्यादा अब नहीं बढ़ रहा है, ज़्यादा केमिकल डालने पड़ रहे हैं उतना प्रोडक्शन लेने के लिए। साथ ही बहुत सारे जो नहर वाले एरिया हैं, नहर से सिंचित एरिया हैं, कैनाल वाले एरिया हैं, वहाँ पे वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी जमा रह रहा है। पानी जमा रहने के कारण मिट्टी में सैलिनिटी और एल्केलिनिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्रॉप स्पेसिफिक है, तो हर क्रॉप्स में जैसे कि पल्स और ऑयल सीड में इसका असर नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा पल्स और ऑयल सीड इंपोर्ट करना पड़ता है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही एक नकारात्मक पहलू है। सॉयल टेक्सचर, स्ट्रक्चर, सॉयल केमिस्ट्री, सॉयल फर्टिलिटी सब कुछ बदल गया है। देश का 60% एग्रीकल्चरल एरिया जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन से अप्रभावित है, वहाँ पे काम नहीं किया।
ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज आर स्केल न्यूट्रल बट नॉट रिसोर्स न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो अमीर फार्मर होगा वो इसको अच्छे से कर लेगा, लेकिन जो गरीब फार्मर होगा, इसको पहले भी बताया जा चुका है। तो कुछ चीज़ें यहाँ आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकती हैं, लेकिन ये दोनों सत्य हैं। जैसे कि जॉब्स इंक्रीज़ हुई हैं अलग अलग सेक्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण, लेकिन बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड भी हुए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप देखें, इसको शेयर करें। धन्यवाद।